1996 में देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया था। उस समय पे जैसे ही वो प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, मैं साथ में खड़ी हो गई, क्योंकि बिल का ड्राफ्ट उसी समय हम लोगों के सामने पेश हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक आप इसमें एसटी, एससी और ओबीसी का स्पष्ट नहीं करते हैं, तब तक आप इस बिल को वापस ले लीजिए। और मैंने ये भी कहा कि एसटी और एससी को तो आप संवैधानिक अनिवार्यता के कारण दे देंगे, लेकिन ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, इसलिए इसमें ओबीसी का प्रोविज़न करिए और इस बिल को वापस लीजिए। देवगौड़ा जी ने मेरा सम्मान किया और बिल को ये कहते हुए वापस ले लिया कि मैं बिल को वापस लेता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी को सौंपता हूँ। और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरी पार्टी के लोग भी नाराज़ हो गए और पूरा सदन नाराज़ हो गया। लेकिन अचानक सदन दो हिस्सों में बंट गया इसी बात को लेके। और जब सदन में हंगामा हो गया, अटल जी हमारे नेता थे, हम बाहर आ गए तो मेरे साथ जॉर्ज आ गए, मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग आ गए, नीतीश कुमार जी आकर, और हमारी पार्टी के लोग भी, पिछड़े वर्गों के जो सांसद थे वो मेरे पास में आ गए। और अटल जी ने मुझे पूछा कि क्या हो गया बेटा। तो मैंने उनको बताया कि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक होते हुए भी इस बिल में उसका प्रोविज़न नहीं होना, ये देश की महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो जब आरक्षण में एक विशेष आरक्षण हो ही रहा है, तो फिर इसमें हम वो प्रोविज़न भी कर सकते हैं, और आबादी के अनुपात में और रिजर्वेशन के अनुपात में हम ओबीसी को मंडल कमीशन के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुझाव दिया कि जो मंडल में मुस्लिम जातियाँ भी लिस्टेड हो गई हैं पिछड़ों में, उनकी महिलाओं को भी इसमें जगह मिल सकती है। तो इस बात पर जब स्टैंडिंग कमेटी को बिल गया तो जॉर्ज साहब का प्रस्ताव था कि मुझे ही अध्यक्ष बना दिया जाए स्टैंडिंग कमेटी का, लेकिन चूंकि मैं एक पक्ष थी, एक पार्टी थी, मेरा एक मत था, इसलिए डॉक्टर कामरेड गीता मुखर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और हर बार पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मैंने मुद्दा उठाया और अटल जी और अडवाणी जी ने मेरा हमेशा साथ दिया। हर पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मैंने मुद्दा उठाया। जब मैं मिनिस्टर थी तो एक दो बार अटल जी ने इस बिल को लाने की बात कही, तो मैंने कहा कि आप ओबीसी के प्रोविज़न के बिना मत लाइएगा इस बिल को, नहीं तो मैं सदन में भी इसके विरोध में खड़ी हो जाऊंगी। तो इसलिए किसी ना किसी वजह से वो रुका रहा। मैंने आज कल जब मुझे खबर लगी आ रहा है, सुबह खबर लगी कि आ ही रहा है, तो मैंने सुबह तुरंत प्रधानमंत्री जी को लिखा और याद दिलाया। तब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, ये तब की बात है 96 की। तो मैंने उनको पूरा याद दिलाया सदन का घटनाक्रम, और उनको कहा कि मैं आपको कई बार कैबिनेट में ये बात कह चुकी हूँ, क्योंकि कैबिनेट में भी महिला जो कैबिनेट मिनिस्टर थी वो कहती थी कि आप इसको ले आइए, तो मैं तुरंत कह देती थी प्रधानमंत्री जी ओबीसी वाले फैक्टर को अंदर करके ही इसको लाना ठीक रहेगा। तो मैंने उनको आज चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि हो गई कि प्रधानमंत्री जी तक चिट्ठी पहुंच गई। तो मुझे यकीन रहा कि ओबीसी का प्रोविज़न उसमें है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये भी बताया था कि अगर इसमें ओबीसी का प्रोविज़न नहीं होगा तो मैं इसको सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहूँगी। इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कुछ प्रोविज़न की बात इसमें हो। अब नहीं है तो मैं इस बात को कह रही हूँ, और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए विशेष प्रोविज़न है। तो जब ये एक विशेष आरक्षण हो रहा है, एक विशेष व्यवस्था हो रही है महिलाओं के लिए, तो उसमें ये प्रोविज़न हो सकता है। अब इसमें ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, उनका हक छीनना ठीक नहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके पक्ष में बोला, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर मेरे को बहुत डांट पिलाई थी, और बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी सब एक थे कि बिल को पास करो और निर्विरोध पास करो। और मुझे इसके लिए अपराधी माना गया 15 साल तक कि मेरी वजह से वो बिल निर्विरोध पारित नहीं हो पाया। तब कांग्रेस भी इसमें शामिल थी कि कोई ओबीसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज पता नहीं क्यों कांग्रेस ने अपनी रंगत बदल ली और अपना कलर बदल लिया, लेकिन मैं आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविज़न नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा, और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी। और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता। अगर जाति का संवेदनाओं से संबंध होता तो महात्मा गांधी जी ने ही सबसे ज़्यादा दलितों के हितों की बात कही थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर ही किसी ने दलितों के हित की बात कही थी तो वो उस व्यक्ति ने कही थी जो स्वयं दलित नहीं था। इसलिए संवेदनाओं का जाति से संबंध नहीं होता, और संवेदनाओं से जातियों की संतुष्टि भी नहीं होती। ज़रूरी होता है कि उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ, तो ठीक है,
दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर, और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं का प्रोविजन करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए। पहले पार्टी के लेवल पर तय कर लीजिए और दिखाइए, पहले अपनी पार्टी का चरित्र दिखाइए, उसका कैरेक्टर दिखाइए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुरंत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था हो। मन के अंदर अगर ये बात होगी तो ये हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत का नाभिकीय केंद्र है, मध्य में है। यहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए और ओबीसी महिलाओं को यहाँ विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए, और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी का जो हिस्सा है वो 50% होना चाहिए। और उस 50% में भी जिस प्रकार की हिस्सेदारी संवैधानिक व्यवस्था में है वैसी होनी चाहिए। और इसमें जो मुस्लिम तबके की वो महिलाएं जो मंडल कमीशन में चिन्हित हो गए हैं, मुस्लिम तबके पिछड़े वर्ग के तौर पर, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं और अन्य जो मुस्लिम समाज के जो अति गरीब परिवारों के लोग हैं वो उसमें चिन्हित हो गए हैं, तो उनके परिवारों की महिलाओं को भी उसमें स्थान दिया जा सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने बहुत आग्रह किया है उस पत्र में, वो पत्र मैं आज आपके बीच में बांट रही हूँ। और मैंने हमेशा पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाया और इसको पार्टी ने कभी मेरी बगावत नहीं माना, बल्कि अटल जी ने मेरी भावनाओं का बहुत सम्मान किया। क्योंकि मैंने अटल जी को, मैं अंत में ख़त्म कर रही हूँ आपके सवालों के लिए, मैंने ये कहा था कि आपकी 13 दिन की सरकार बन के रह गई, इसलिए तो देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो आपका विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। अगर आपको उनका विश्वास और उनका भरोसा जीतना है तो आप पहले ये सुनिश्चित करिए कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि जितनी पिछड़ी जातियों के लोग हैं ये हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो और चाहे वो यूपी में हो। मैंने कहा जबकि वो सब हिंदुत्ववाद के लोग हैं, राष्ट्रवाद चिंतन के लोग हैं, लेकिन वो मजबूरी में हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। वो उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई स्थान हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, और इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं, जबकि विचारधारा से वो हमसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी हैं, पिछड़े। तो मैंने उनको कहा कि इसलिए मुझे ये बात कहने दीजिए, बोलने दीजिए, और ये बात मेरी यूएसपी बन गई, पार्टी की यूएसपी बन गई। यूपी में मुझे इसी बात पे घुमाया गया कि मंडल और कमंडल, राम और रोटी दोनों माने एक कर दिए हैं। बिहार में भी इसी बात पे घुमाया गया, और अद्भुत बात हुई कि इस बात में सारे लोग इस बात पे एक रहे, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका था जो इस मामले में मेरे साथ बना रहा। तो मुझे खुशी है, गर्व है, अभिनंदन है कि महिलाओं का आरक्षण आ गया, लेकिन इस बात की कसक है कि इसमें ओबीसी महिलाएं वंचित हो गई, और मैं इस अवसर को उनको लाभ नहीं मिल पाया, इसके लिए प्रयास जारी रखूँ। आप बोल रही हैं जाति या दूसरे धर्म में लोग जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन का क्या यही एक वजह मानी जा सकती है? पहले इन्होंने जो पूछा था वो पूछे ना। आपकी ही पार्टी के बिल का आप विरोध लॉन्ग भिजवाना, लॉन्ग, आप कह रहे हैं अभियान इसके खिलाफ आज से ही चलाया जाएगा? नहीं, खिलाफ नहीं होगा, इसके पक्ष में होगा कि ओबीसी महिलाओं को स्थान मिले। और मैं तो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करूंगी, मध्य प्रदेश में करूंगी, जहां कहेंगे वहां करूंगी। मोदी मेरे नेता हैं, पार्टी में लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने बिल्कुल 2 बजे तक चुप्पी साधे रखी, उसके बाद बोली हूँ। जब मुझे लगा कि मैंने जो पत्र में लिखा है वो उसमें नहीं आ पाया, तो मैंने कहा था उसके बाद बोलूँगी मैं। और मेरा बोलना, पार्टी के खिलाफ बोलना अगर माना जाएगा तो सामाजिक विषयों पर तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, सामाजिक विषयों पर बोलने की छूट रहनी ही चाहिए, और इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर बात कहने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी रहनी चाहिए। आपने ये बोला कि दलित और पिछड़े वर्ग की जाति के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं लोन मांग रही हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे थे, मुलायम सिंह और लालू यादव जैसे नेताओं के साथ, मायावती जैसी नेताओं के साथ, जो नारे लगाते थे तिलक तराजू हर तलवार, और इनको मतलब आगे का मैं मुंह से निकाल ही नहीं पाऊंगी, उनके साथ मजबूरी में जा रहे थे। और वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ उनको अपनी जगह नहीं दिखाई देती थी, मैंने ये कहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 5 राज्यों में और इनका हो जाए, क्रम से करना पड़ेगा ना, कोऑर्डिनेशन मेरे को ही करना, इनका था इसमें, इनके बाद एक आप, इनके बाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 5 राज्यों में चुनाव है, आपको क्या लगता है कि इस बिल से कितना फायदा मिलेगा पार्टी को? महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देती ही है, क्योंकि मोदी जी के लिए वो एक आस्था का और आत्मीयता का भाव रखती हैं। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के हित में बहुत कार्य हुए हैं, इसलिए महिलाएं तो वोट देंगी। तो क्या हम सारे काम वोट के लालच में करेंगे? क्या हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमें वोट दें? नहीं, हमारा भी तो हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी महिलाओं के स्थान के बारे में सोचें।
पिछड़ी जाति की महिलाएं वोट आगे भी देंगी और मैं जा मांगूंगी, वोट मांगूंगी सब महिलाओं के, तो उनके भी मांगूंगी। लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उनका ध्यान रखें? और इनको 1000 2-2 हजार रुपए देने से क्या होगा? उनको विधायिका के अंदर स्थान दीजिए और संसद के अंदर स्थान दीजिए।